परिवार को जितना समय देना चाहिए उतना नहीं दे पाते हैं, पर सार्वजनिक जीवन में ये होता है। थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है और किसी जरूरतमंद को मैं कोई सहायता कर पाता हूँ, मदद कर पाता हूँ, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद आता है। पर शादी होने के बाद खाना बनाने का अवसर नहीं आया, पर चाय कॉफी जरूर बना लेता हूँ और बनाता भी हूँ। तो मैम तो बहुत खुश होते होंगे कि चलो कभी चाय तो मिल रही है डिप्टी सीएम के हाथों। नमस्कार, मैं हूं अंबु शर्मा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी का खास कार्यक्रम शख्सियत डायरेक्ट दिल से। आज हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव जी। हम उनसे उनके बारे में कई सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी के इस खास कार्यक्रम में। जी, आपको नमस्ते। आपको, आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जी नमस्कार सर। सर, अब हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि चूंकि आप डिप्टी सीएम हैं, तो ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि आम इंसान से जो कोई खास बनता है और खासकर इस बड़े पद पे होता है, तो उसकी दिनचर्या कैसी होती है? आपकी दिनचर्या में क्या कुछ बदलाव आया है, बताएंगे सर? वैसे मेरी दिनचर्या शुरू से इसी तरह की व्यस्तता भरी रही है। चाहे मैं छात्र राजनीति करता रहा हूँ, बाद में उच्च न्यायालय में वकालत किया, तो दिनचर्या सुव्यवस्थित दिनचर्या, निर्धारित समय पर उठना, निर्धारित समय पर सोना और निर्धारित समय पर भोजन आदि करना, ये मेरी दिनचर्या तो व्यवस्थित होती है। अभी थोड़ा सा पार्टी का जब प्रदेश अध्यक्ष बना मैं अगस्त 2022 में, उसके बाद से दिनचर्या में थोड़ी परिवर्तन आई है। देर रात तक जागना होता है, तो थोड़ा सवेरे उठने का समय भी बदला है। पर दिन भर व्यस्तता और दिनचर्या को व्यवस्थित ढंग से काम करना, ये सब स्वाभाविक रूप से मेरे बचपन से आदत रही है। तो दिनचर्या व्यवस्थित होती है, सुनिश्चित होती है कि कब उठना, कब अखबार पढ़ना, कब समाचार देखना, कब नाश्ता करना, कब लोगों से मिलना। रात का समय थोड़ा सा आगे पीछे होता है व्यस्तता को देखते हुए, पर दिनचर्या की शुरुआत टाइम से ही होती है। सबके बचपने के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका बचपना कैसा रहा, कितनी चुनौतियां रही थी आपके बारे में, और आप अपने बारे में बिल्कुल संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएंगे। मेरा बचपन कक्षा तीसरी तक मैं अपने पैतृक गांव लोहड़िया में पढ़ाई किया, फिर कक्षा चौथी से मुंगेली में आकर पढ़ाई किया। मेरे पिताजी वकालत करते थे मुंगेली में, और फिर चौथी थे, उनके साथ मुंगेली में रहकर पढ़ाई की। और छात्र जीवन से ही, क्योंकि पिताजी जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, तो वैचारिक रूप से वहां से शिक्षा दीक्षा मिली, संघ की शाखाओं में गया। छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया और बीकॉम एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद सीधे वकालत के क्षेत्र में पिताजी के साथ वकालत प्रारंभ किया। बिलासपुर में जब उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, अलग राज्य बना छत्तीसगढ़, तब बिलासपुर उच्च न्यायालय में वकालत करने के लिए आया। उच्च न्यायालय में पेनल लॉयर से लेकर उप महाधिवक्ता के रूप में सरकारी वकालत की, और फिर 2019 में लोकसभा का सांसद बनने के बाद सक्रिय राजनीति की शुरुआत हुई। उससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद युवा मोर्चा में अनेक दायित्वों का निर्वहन किया। वास्तविकता यह है कि मुझे समाज सेवा का शौक है, लोगों के लिए अच्छा करने का शौक है, और उसी शौक के कारण मैं राजनीति में आया और आज आपके सामने उप मुख्यमंत्री के रूप में बैठा हूँ। सर, आप समाज सेवा के नजरिए से या वो करना चाहते थे इसलिए आप आए हैं, इसके पीछे प्रेरणा कौन रहा है सर? आप इसको लाने में क्या किसी बड़े नेता का योगदान है, या फिर क्या रहा है? ये तो मैंने जैसे बताया कि मेरे पिताजी भी राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं, तो पहली प्रेरणा तो उनसे मिली। फिर संघ की शाखाओं में जाने के बाद और वो परिष्कृत और मजबूत हुई, देश और समाज के लिए काम करने का। और आज भी मैं उसी भाव से काम करता हूँ, समाज सेवा और
कैसे मैं कितना योगदान कर सकता हूँ अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, जरूरतमंदों के लिए मैं क्या मदद कर सकता हूँ, उसी दिशा में ही काम करता हूँ। और छात्र जीवन में भी, पढ़ाई में भी पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करता था, उतना ही खेलकूद भी करता था। जी। और आज भी पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करना मेरे स्वभाव का हिस्सा रहा है। मैं एक महत्वपूर्ण बात जो अपने लिए बताना चाहूंगा कि मैंने अपने लिए कभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, अपने बारे में कभी सोचा नहीं कि मुझे क्या बनना है, क्या पाना है। अच्छा। मैं केवल, मेरे साथ में जो काम होता है उस काम को अपना 100% लगाकर पूरा करना, जी। उस काम को पूरे उत्साह और ऊर्जा से करना, ये मेरे स्वभाव का हिस्सा रहा है। और उसी शिद्दत से मैंने पूरा जीवन काम किया है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वकालत के क्षेत्र में, और अब चाहे एक मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है। तो आज भी उसी भाव से, उसी सोच के साथ कि मैं अपना 100% लगा के काम करता हूं कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए काम कर सकूं, अपने प्रदेश के लिए काम कर सकूं। बिल्कुल सर, अब आपके परिवार की तरफ हम आते हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली में कौन-कौन है सर? पिताजी मेरे नहीं रहे, माता ओह! जी मुंगेली में रहती है छोटे भाई के साथ। छोटा भाई है कमल जो मुंगेली में रहता है। तीन जी। बहनें हैं, तीनों की शादी हो गई है और अपने अपने ससुरालों में रहकर अच्छे से रह रही हैं। और यहाँ मैं, मेरी पत्नी मीना और मेरा बेटा अमीश है, तो हम यहाँ रहते हैं तीनों एक साथ। और आज भी परिवार में सब लोग, हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। मेरा बाकी पूरा परिवार, कोई लोहड़िया में है, कोई बिलासपुर में है, कोई रायपुर दुर्ग में है। बड़ा परिवार है हम लोगों का। तो बड़ा परिवार में सब लोगों के बीच मेरा आना जाना होता है, गांव से भी निरंतर मेरा संपर्क रहता है। तो ये बहुत बड़ा परिवार है, पर सब मिलकर हम लोग एक साथ रहते हैं, आपस में मिलना जुलना, और सबके बीच मेरा उतना ही प्रगाढ़ संबंध है। जी, जी। तो अब अपने इतने बिज़ी शेड्यूल में, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं, उसके बाद आप अभी डिप्टी सीएम हैं, तो इतना बिज़ी शेड्यूल में आप टाइम कैसे देते हैं आप इतने बड़े परिवार को अपने? ये सही है कि परिवार को जितना समय देना चाहिए उतना नहीं दे पाते हैं, पर जी। सार्वजनिक जीवन में हुँ। ये होता है, थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है। और हुँ। बहुत कम समय दे पाते हैं, पर जब भी थोड़ा समय मिलता है कोशिश करता हूँ कि सवेरे का नाश्ता परिवार के साथ हो या रात्रि का भोजन साथ में हो। थोड़ी देर आपस में बैठे मिलना जुलना करें। जब बड़ा परिवार है तो जब परिवार के कोई सुख दुख के कार्यक्रम हो तो वहां जाने की कोशिश करता हूं, ताकि पूरे परिवार के लोगों से मिलना हो जाए। पर ये आ, मेरी अनुपस्थिति में पत्नी मीना जो है सब रिश्तेदारों को मिलना जुलना, उनकी चिंता करना, हुँ। ये मीना करती है। तो मीना का भी एक बड़ा काम हो जाता है, परिवार के सब लोगों को साथ में लेकर चलना, उनसे मिलना जुलना, उनके सुख हुँ। दुख में आना जाना। पर जब भी मुझे मौका मिलता है मैं निश्चित रूप से कोशिश करता हूँ कि परिवार के लोगों के बीच में आऊं जाऊं। जो सामाजिक मेरी जिम्मेदारी है उसे परिवार के लोग भी समझते हैं कि हुँ। सार्वजनिक जीवन में परिवार के लोगों को थोड़ा समझौता करके चलना पड़ता है। पर जी, सभी बिल्कुल। को गौरव भी होता है, हमारे घर का बेटा, हमारे परिवार का व्यक्ति इतनी बड़ी जिम्मेदारी में है, तो वो उनको जिम्मेदारियों का एहसास है। हुँ। और सब लोग इस भाव को निश्चित रूप से उस समन्वय बनाकर चलते हैं और हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, मुझे हुँ। प्रेरित करते हैं अच्छा करने के लिए। हुँ। सर, आपके इतना बहुत काफ़ी लंबा टाइम का आपका कार्यकाल है, और तो आपका मतलब ऐसा कोई-सा निर्णय हो जो आपको बहुत अच्छा सुकून देता हो कि ये मैंने फैसला बहुत अच्छा लिया है, ऐसा कुछ बताएँगे सर? जैसे मैंने आपको बताया कि समाज सेवा करते करते राजनीति में हुँ। आया हूँ। मेरे काम से किसी के चेहरे पे प्रसन्नता आती है हुँ। और किसी जरूरतमंद को मैं कोई सहायता कर पाता हूँ, मदद कर पाता हूँ, तो हुँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद आता है। और मेरी जी। कोशिश ये होती है कि मेरे
पास आया हुआ व्यक्ति मेरे पास से प्रसन्न होकर जाए, उसके चेहरे में मुस्कुराहट हो। और जब मैं किसी की मदद नहीं कर पाता हूँ नियमों के कारण, प्रक्रिया के कारण, तो अंदर से मुझे बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है कि व्यक्ति मेरे दरवाजे में आए हैं और मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि हम सब लोकतंत्र में कानून से बंधे हुए हैं, सब प्रक्रिया है, नियम है, सीमाएं हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि लोगों के चेहरे में खुशहाली आए, परिवर्तन आए, और मैं उनको मदद कर सकूं, उनके आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकूं, ये मेरी पूरी कोशिश होती है। जी, जी। सर आप परिवार के साथ रहते हैं तो कैसे टाइम बिताते हैं? आप कुकिंग वगैरह करते हैं क्या? कभी कभी ऐसा लगा कि मैं भी खाना बनाऊँ या फिर कुछ घर में कुछ हाथ बटाऊँ किसी काम में, जब आप फ्री होते हो? हालाँकि आपके पास इतना वक़्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी कभी ऐसे ऐसा कोई मौका? खाना बनाने का कॉलेज के जमाने में तो खाना बनाकर खाते थे, पर शादी होने के बाद खाना बनाने का अवसर नहीं आया। पर जी, चाय कॉफी जरूर बना लेता हूँ और बनाता भी हूँ। जी। एक बार चाय बनाता हूँ मैं जब सवेरे नहाने के तुरंत बाद चाय पीने का स्वभाव है, तो चाय तो बना लेता हूँ मैं, चाय कॉफी बना लेता हूँ, अच्छा बना लेता हूँ। कभी आप आइए, आपको भी मैं अपने हाथ से बनाई हुई चाय कॉफी पिलाऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम तो बहुत खुश होते होंगी कि चलो कभी चाय तो मिल रही है डिप्टी सीएम के हाथों। मैम को प्रसन्नता होती होगी ये जी देखकर। जी जी। हाँ, बिल्कुल। सर कभी ऐसा कुछ रहा कि आपने परिवार के साथ बहुत बड़ा प्लान फिक्स किया हो, कहीं जाना हो, घूमना हो, कुछ ऐसा और एकदम अचानक ऐसा काम आ गया क्योंकि आप इस पद में हैं और हमें अब काफ़ी लंबा टाइम आपको हो गया है और मतलब वो आपने कैंसल कर दिया हो अचानक। ऐसा कभी कोई वक़्त आया है? और फिर घरवालों की अच्छे से सुनने को मिली हो? जी। बहुत बार होता है, बहुत बार ऐसे होता है। बहुत जी। महत्वपूर्ण ओकेजन में कई बार नहीं रह पाते हैं। हुँ, हुँ। थोड़ा सुनना भी पड़ता है, लेकिन ये सामाजिक जो दायित्व है, सार्वजनिक जिम्मेदारी है, हुँ। तो परिवार का नाराज होना स्वाभाविक है। पर अंततः सबको समझ में आता है कि जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना है, तो जी। स्वाभाविक होता है ये, और बहुत बार होता है। अच्छा, जी, जी। तो आप कैसे सँभालते कैसे हैं फिर इन चीज़ों को? देखिए, सामाजिक जीवन में बहुत सारी मर्यादाएं होती है, बहुत सारी सीमाएं होती है, उन सीमाओं में रहकर आपको काम करना है। जी। पर आवश्यकता इस बात की होती है कि आप काम को मन लगाकर करें, काम को बोझ समझकर न करें। हुँ। काम में काम को बहुत उत्साह से, ऊर्जा से काम करें, आपको काम करने का बहुत आनंद आएगा। जी। पारिवारिक जिम्मेदारी हो, सार्वजनिक जिम्मेदारी हो, हुँ। प्रोफेशन की जिम्मेदारी हो, उस जिम्मेदारी को जब आप बहुत हंसते हुए, ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ काम करते हैं, तो हुँ। अपने आप आपकी क्षमता बढ़ती है और आपको काम करने में बड़ा आनंद आता है। जी, जी, जी। सर जैसे कि आप अभी भी गाँव जाते होंगे अपने, तो आपको क्या करना वहाँ अच्छा लगता है? जैसे कोई-कोई होते हैं ना खेती-किसानी से जुड़े हों, तो जो जाते हैं तो थोड़े खेती-किसानी में कभी हाथ बटा लें। आपको क्या करना अच्छा लगता है जब गाँव जाते हैं खासकर तो? गांव जाता हूं तो स्वाभाविक रूप से पहले भी पूरे गांव के महत्वपूर्ण लोग आकर बैठते थे, सबसे पूछना, मिलना जुलना। और हुँ। अभी भी कोशिश रहती है अपने पैतृक गांव के लिए कुछ कुछ करता रहूं। जी। और अभी मैं 5 तारीख को जा रहा हूं अपने पैतृक गांव लोहड़िया। 5 तारीख को एक बड़ा वृक्षारोपण का कार्यक्रम अपने गांव में रखा है, वहां जाऊंगा, गांव के लोगों के साथ वृक्षारोपण करूंगा। तो गांव के लोगों से मिलकर उनके काम, उनके सुख दुख, उनके परिवार के सब लोगों के बारे में जानता हूँ, खेती बाड़ी की बातें सुनता हूँ, समझता हूँ। और पहले तो जब कॉलेज के समय में स्वयं भी खेत जाता था, खेती का काम भी मैंने लंबे समय तक किया है। गांव में जाना, हल चलाने का भी काम किया है, और बाकी काम भी लगा किया है मैंने। पर अब बाद में धीरे धीरे करके प्रत्यक्ष रूप से समय की कमी के कारण और अन्य व्यस्तता के कारण नहीं हो पाया।
लेकिन मुझे बहुत आनंद आता है। खेती किसानी ये मेरे रुचि का विषय है। गांव का बेटा हूँ, तो हम्म। मुझे बहुत आनंद आता है। हम्म। सर आप बचपन से मतलब बचपन से आपके कई दोस्त रहे होंगे, कई मित्र होंगे जो कॉलेज के साथी होंगे, तो आज भी आप उनके कांटेक्ट में हैं, उनको कैसे टाइम देते हैं फिर सर आप? और मेरे दोस्तों की एक लंबी श्रृंखला है। और जी। अबू जी, मैं आपको बताऊं कि अ, राजनीतिक रूप से जो मेरे संपर्क में आए, मेरे वो पारिवारिक मित्र बने। मैं मित्रता केवल बाहरी मित्रता नहीं रही है मेरी। मेरी मित्रता परिवार के साथ भी हुई है। और उस परिवार को अपना परिवार मानना, उन परिवार के लोगों को अपना परिवार मानना, और तो जीवंत संपर्क मेरे उन परिवारों से है। ये सही है कि पहले जैसे मिलना जुलना आना जाना नहीं होता है, पर समय समय पर हम लोग मिलते हैं, परिवार सहित मिलते हैं। कभी उनके दोस्तों के परिवार में कोई सुख दुख का कार्यक्रम होता है तो जाता हूँ, कभी मैं उन्हें बुला लेता हूँ। तो मिलना जुलना और जीवंत संपर्क बना हुआ है मेरे स्कूल के जमाने के दोस्तों से, कॉलेज के जमाने के दोस्तों से, बाद में राजनीति करते हुए जो दोस्त बने उन दोस्तों से। तो मेरे पारिवारिक और जीवन संपर्क आज भी बना हुआ है। ये सही है कि पहले जैसे लंबे समय तक बैठना, गपशप करना, साथ में खाना घूमना, ये नहीं हो पाता है। पर समय समय पर मिलते हैं, बातचीत होती है। जी। मैं अगला सवाल आपसे पूछूं तो कि आप अरुण साव जी का जो वो है मतलब नेचर है वो काफी सॉफ्ट माना जाता है, तो आपका और दूसरा दूसरा पक्ष ये देखने को मिलता है कि कहीं अगर गलती हो गई तो अधिकारियों की जमकर क्लास भी आप लगाते हैं। आपके कुछ वीडियोस वगैरह भी अभी सामने आए थे, काफी वायरल हुए थे, वो देश में चर्चित भी थे कि आप सड़क पे जाते हैं, सड़क की गुणवत्ता चेक करते हैं, वहां बैठ जाते हैं, अधिकारी को वहां फटकार लगाते हैं। तो ये दोनों चीजों का संतुलन आप कैसे बनाते हैं? एक सॉफ्ट नेचर और दूसरा काम के प्रति अगर कोई गड़बड़ी कर दिया तो समझ लीजिए। ये संतुलन कैसे बना पाते हैं आप इन दोनों चीजों? देखिए, जो बचपन से संस्कार है, हम्म। स्वभाव तो आपका बहुत ही सहज और सरल होना ही चाहिए। जी। पर गलत कामों पर आपका उतना ही कठोर रुख चाहिए। हम्म। गलती होने पर आप कठोर रुख नहीं अपनाएंगे तो अ, अनुशासन लाने में आपको कठिनाई होगी। जैसे टीचर हमको कितना स्नेह करते हैं, हमारे जी। लिए सब कुछ करते हैं, हम्म। पर जब डांटते हैं तो डांटने का अधिकार भी उस टीचर को होता है। माता पिता हमको कितना स्नेह करते हैं, और वही माता पिता गलती करने पर बच्चों को डांटते भी हैं। जी। तो ये मुझे लगता है कि प्राकृतिक रूप से होता है। जैसे माता पिता का स्वभाव होता है, बच्चों को इतना लाड़ करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, इतना दुलार करते हैं, पर बेटा बेटी गलती करते हैं तो उनको डांटते भी हैं और पिटाई भी होती है। ये वैसा ही स्वभाव है। जब स्नेह करने का अवसर हो, मिलने का अवसर हो, बात करने का अवसर हो, तो उतने ही सरल स्वाभाविक रूप से रहें। और जब गलतियां हो, त्रुटि हो, लापरवाही हो, तो उतना ही आपको सख्त होना पड़ेगा। ये जीवन के लिए हर क्षेत्र में ये आवश्यक है। सर ये जो आपकी सख्ती है, आप इतने मतलब सख्ती दिखाई है आपने कई जगह, काम को लेकर, सारी चीजों को लेकर, उसमें क्या कुछ सुधार आ रहा है अब? निश्चित रूप से लगातार हम सुधार कर रहे हैं। जी। कांग्रेस के समय में सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई थी, अराजकता का वातावरण था। हमारी सरकार बनने के बाद विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व हमारी सरकार सुशासन के लिए लगातार काम कर रही है। ऑनलाइन फाइलें हो रही है, सारा सिस्टम धीरे धीरे करके ऑनलाइन कर रहे हैं ताकि करप्शन के कम से कम गुंजाइश हो, करप्शन बंद हो, काम तेजी से हो, जिम्मेदारी से हो। इसके लिए जो जो भी उपाय करने चाहिए वो हम सब कर रहे हैं। काम समय पर हो, काम गुणवत्ता युक्त हो, इसके लिए आवश्यक प्रशासनिक सुधार का काम भी लगातार हम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसका असर आज स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नगरीय निकायों की व्यवस्थाएं बहुत सुधरी है। आप प्रदेश के नगरीय निकायों के बारे में बात करेंगे तो हमारी सरकार बनने के बाद
न केवल नगरीय शहरों का विकास हुआ है, बल्कि शहरें साफ, स्वच्छ, सुंदर भी हुई हैं और तेज गति से विकास का काम आगे बढ़ रहा है। सर, आपके पास जो 4 विभाग हैं, आपने काफी कुछ काम किया, तो ऐसी कोई उपलब्धि आप एक-एक बता सकते हैं क्या? अपने विभागों में जो आपने काम देखिए किए? देखिए मैं आपको नगरीय निकाय विभाग में बता रहा हूं कि अ, हमारी सरकार बनते ही और मुझे विभाग की जिम्मेदारी मिलते ही मैंने तय किया कि मेरे नगरीय निकाय के जो अधिकारी हैं, नगर निगम के आयुक्त हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं, ये प्रातः भ्रमण करें, सवेरे 6 बजे, 6:30 बजे शहर में निकलें, शहर की सफाई की व्यवस्था, शहर के चल रहे विकास कामों की व्यवस्था, इन सब का अवलोकन करें प्रत्यक्ष रूप से, 2 घंटे शहर में घूमें। इससे इतना बड़ा परिवर्तन आया है नगरीय निकायों में कि हमारे कमिश्नर और सीएमओ के पूरी तरह से ध्यान में आ जाता है, शहर का पूरा गतिविधि समझ में आती है। तो जो अवैध निर्माण है, ये सारी चीजों पर उनकी प्रत्यक्ष नजर रुकती है। तो ये बहुत बड़ा प्रशासनिक परिवर्तन हुआ है और लगातार अब जैसे लोक निर्माण विभाग में अ, समय वृद्धि का बड़ा मामला रहता है। टेंडर समय पर पूरा नहीं हुआ, काम पूरा पर नहीं हुआ, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन। तो हमने बहुत कड़ाई बरती है, बहुत बारीकी से इसको रोज नियंत्रण किया है कि समय वृद्धि अनावश्यक रूप से बिल्कुल नहीं मिलेगा। काम आपको मिला है तो आपको समय पर करना पड़ेगा, गुणवत्ता युक्त करना पड़ेगा। जल जीवन मिशन के काम में भी भारी अव्यवस्थाएं थी और वो तो उसको भी बहुत हद तक हमने दुरुस्त किया है अपने 1.5 साल के कार्यकाल में। जल जीवन मिशन की जो अराजकता अव्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए कितनी बड़ी योजना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। जल जीवन मिशन, हर घर तक नल से जल पहुंचाने का। छत्तीसगढ़ में 50 लाख परिवारों में नल से पानी पहुंचाने की कितनी बड़ी योजना, पर कांग्रेस की सरकार ने उसको पूरी तरह से चौपट कर दिया था। हमारी सरकार बनने के बाद हमने उसे तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया। आज 5,000 योजनाएं हमने पूरी कर ली है और वहां सभी जगह, सभी घरों में नल से शुद्ध पेयजल आ रहा है। अभी अधूरे हैं वो काम, बाकी के जो योजनाएं हैं उनको भी पूरा करने के लिए तेज गति से हम काम कर रहे हैं। तो तीनों चारों विभाग में बहुत मजबूती से बहुत से परिवर्तन किए हैं, बहुत उसका बड़ा बड़ा वृतांत है। जल समस्या के निराकरण में हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की योजना बनाई है। सर, ये बताएंगे कि केशकाल घाट जो है बस्तर का प्रवेश द्वार माना जाता है और बस्तर का प्रवेश द्वार भी है और वहां बाईपास रोड के लिए कई टाइम, बहुत लंबे टाइम से मामला अटका हुआ था। आपने ऐसा क्या किया? गडकरी जी को एक पत्र लिखा, ऐसे पत्र में आपने आखिर क्या लिखा कि 300 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए? एक बहुत बड़ा, मतलब अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। हाँ, निश्चित रूप से वर्षों से केशकाल घाट आने जाने के लिए बहुत दिक्कत लोगों ने झेली है। विशेषकर बरसात के दिनों में गाड़ियों का फंसना, लंबा जाम लगना, ये लगातार होता रहा है। अभी जो वर्तमान रोड है उसकी हमने इतनी बढ़िया रिपेयरिंग की है, बहुत सुंदर ढंग से उसको रिपेयरिंग करके बनाया है। अ, कभी अपने प्रतिनिधि को भेजिए, वो उसकी वीडियो बनाए, आपको लगेगा बहुत सुंदर बना है। पर स्थायी समाधान था कि उसका बाईपास बने और बाईपास का काम बड़ा काम था, 300 करोड़ से अधिक का काम था। तो वो गडकरी जी, तो आप योजना बनाकर ले जाओ, राशि देने में वो देरी नहीं करते हैं। तो हमने उनको बस बताया कि ये कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा विषय है और इसकी स्वीकृति होगी। तो उन्होंने कहा कि आप तो बनाकर भेजिए, मैं तुरंत स्वीकृति दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भी उनसे बात करी और उन्होंने तुरंत ही इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा न केवल छत्तीसगढ़ के लिए, बस्तर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वो उपलब्धि है। इससे न केवल आवागमन बढ़ेंगे, रोजगार के साधन बढ़ेंगे,
पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान ये बन जाने से होगा। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। जी जी बिल्कुल सर। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आप अभी डिप्टी सीएम हैं और इसके बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? आप क्या मुख्यमंत्री बने हुए अपने आप को देखना चाहते हैं या फिर आप केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री? मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं कल क्या बनूंगा, मुझे क्या बनना है, मेरे पास क्या होना चाहिए, ये बचपन से लेकर मैंने सोचा है। मैं तो केवल मेरा जो काम होता है, जो मेरी जिम्मेदारी होती है, उसमें 100% लगाकर ईमानदारी और मेहनत से पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ क्षमता लगाकर काम। और जो जिम्मेदारी मुझे मिली है वो बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो पूरा फोकस कर रहा हूँ उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाऊँ, उसमें सफल हो पाऊँ और उसी में मेरा पूरा ध्यान है, पूरा फोकस करके काम कर रहा हूँ। तो मेरा फोकस केवल यही होता है कि जो काम है उसको पूरा क्षमता से, पूरी मेहनत से उस काम को पूरा करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस खास बातचीत के लिए। तो हमारे साथ ये थे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव जी। उनसे हमने उनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की। तो इसी तरह से कुछ खास शख्सियत के बारे में आप जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।